आप सभी को पता है मैं बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीटी प्लस बी, ईएमआरएस सभी की तैयारी हो जाएगी। आप अगर इस पाठों को, पूरे पाठों को शुरू से लेकर एंड तक कर लेंगे तो, क्योंकि विद थ्योरी ये सारी चीजें हो रही हैं। और बीपीएससी के लिए तो रामबाण साबित होगा। और बीपीएससी के एग्जाम के लिए एस्टेट से 350 के करीब बच्चे पास हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो हम मेरे ही चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। शायद जो अभी सुन रहे हैं वो भी शायद बिहार के ही हैं, या यूपी के या बिहार के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे पंडित कृष्ण कुलकर्णी, पंडित राम झा, पंडित कुमार गंधर्व या पंडित बालकृष्ण बुआ। सही आंसर है डी। किनके शिष्य हैं ये? इनके शिष्य नहीं पूछा है, ये किनके शिष्य हैं? तो पंडित बालकृष्ण बुआ। ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जब हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अच्छे से पढ़िए आप। पंडित विष्णु दिगंबर पंडित बीडी पलुस्कर के शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे ये? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर डैश के शिष्य थे। डैश, इसे डैश पढ़ा करो, इसे ना आपको पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ये होता है इसे छोड़ देते हैं, ऐसे पढ़ देते हैं पंडित बीडी पलुस्कर के शिष्य थे, तो ये सेंटेंस बदल गया। और ये पढ़ोगे पंडित बीडी पलुस्कर डैश के शिष्य थे, अब ये सेंटेंस बदल गया, इसलिए इसे डैश पढ़ा करो। तो डी आंसर होगा इसका। ग्वालियर घराने के स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 1872 में 18 अगस्त श्रावण पूर्णिमा को कुंडवाड़ बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। पंडित बीडी पलुस्कर के पंडित बालकृष्ण बुआ इनके शिष्य थे। पंडित पलुस्कर जी जो थे वो बालकृष्ण बुआ के शिष्य थे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिनव राग मंजरी डैश ने लिखा है? स्वामी हरिदास आहोबल, पंडित बीडी पलुस्कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका डी होगा। अभिनव राग मंजरी के लेखक उक्त में से कोई नहीं। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। ठीक है, अभिनव राग मंजरी के हैं। और अभिनव ताल मंजरी के कौन है, कमेंट के माध्यम से बताइए, बहुत कम लोगों को पता होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो डैश शासक के अधीन थे? जहांगीर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? सही आंसर इसका सी है, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी शासक के अधीन थे। अमीर खुसरो का जन्म 1273 ईस्वी एटा जिले में पटियाला नामक स्थान पर हुआ। अलाउद्दीन संगीत का बड़ा प्रेमी था, उसने अमीर खुसरो को राजगायक बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, झपताल में डैश मात्राएं होती हैं? 10, 12, 14 या 16? सही आंसर इसका होगा ए, 10 होती है। क्या होगी? 10 होती है मात्रा। अब पूरा विवरण दे रहा हूं मैं इसका। झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10। 4 विभाग। और ताली किस पे होती है? 1, 3, 8 पर ताली होती है, 6 पर खाली होती है। इस ताल का स्वतंत्र वादन तो होता ही है और साथ ही ख्याल अंग के गायन, गतों एवं कत्थक नृत्यों की संगति में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक अर्ध संपदी ताल है। अर्ध संपदी क्योंकि 2-3 करके है इसका व्यवहार। इसका जो छंद बन रहा है 2-3 करके इसका छंद बनता है। और ये देखिए संपदी ताल है इसका, यह एक अर्ध संपदी ताल है, 2-3 करके बनेगा। इस ताल का प्रयोग मध्य लय में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्य लय में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो ठेका है वो है धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना धिन, धीना धी धीना तीना धी धीना धी, दो तरीके से बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस मूर्छना में अंतर्गंधा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सकाकली, संकाकली होगा, अंतर संहिता, शुद्धा या पूर्णा? सही आंसर का बी होगा, अंतर संहिता। जिस मूर्छना में अंतर्गंधा का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता कहते हैं। सारंगदेव ने 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया, शुद्धा काकली संहिता, अंतर संहिता, अंतर काकली संहिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 6, राग, एक राग की औरव संपूर्ण जाति में आरोह में डैश और अवरोह में डैश स्वर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, औरव में 5, संपूर्ण में 7, इसलिए बी आंसर सही है। राग औरव संपूर्ण जाति में आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर होंगे, इस प्रकार औरव संपूर्ण जाति का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वथा भिन्न चुनिए, कुआड़, बियाड़, आड़ या द्वार? इसका सही आंसर डी होगा, द्वार कुछ नहीं होता, द्वार किसी भी लय के अंतर्गत नहीं आता, यह सर्वथा भिन्न है। आड़, कुआड़, बियाड़ ये तीनों लय कार्य हैं। और आड़ को मैंने, आड़ के ऊपर थ्योरी बहुत अच्छे से मैंने करवा रखी है, आड़ लयकारी कैसे निकाला जाता है। आड़ अगर आप सीख गए तो कुआड़ और बियाड़ ये दोनों भी सीख जाओगे। तो थ्योरी प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है थ्योरी का, वहां से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ, किसके शासन काल में यह आंदोलन शुरू हुआ? मुगल काल, ब्रिटिश काल, मौर्य काल या वैदिक काल? सही आंसर इसका ए होगा, मुगल काल। मुगल काल में, शासन काल में यह आंदोलन शुरू हुआ। उत्तर भारत में भजन कीर्तन के रूप में संगीत का स्थान, भजन कीर्तन के रूप में संगीत का स्थान पर प्रयोग होने लगा। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु एवं अन्य भक्त ने संकीर्तन का प्रचार किया। मुगल काल में ये होना स्टार्ट हुआ था। भक्ति आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, तो मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से ठाट में सभी स्वर कोमल होते हैं? भैरवी, यमन, भैरव या काफी? सही आंसर ए है, भैरवी में सभी होते हैं, पता ही है आपको। भैरवी ठाट में सभी स्वर कोमल होते हैं, इसकी रचना भैरवी ठाट से मानी गई है। इसमें रे, गा, धा, नी स्वर कोमल लगते हैं। मध्यम वादी और सडस संवादी माना जाता है। मध्यम क्या है? वादी है, ये याद रखना। सडस क्या है? मासा, मासा बन रहा है इसमें। ठीक है, और जाति संपूर्ण, संपूर्ण है। गायन समय प्रातःकाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताल झुमरा में डैश मात्राएं खंड की डैश संख्या और डैश मात्रा पर खाली होती है? इसका बोल क्या है? धिन्ना धिन, धा तेरे किट धिन धिन, धागे तेरे किट तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धागे तेरे किट धिन, ऐसे चलता है ये। देखिए इसका सही आंसर बी है। जुमरा ताल में 14 मात्राएं होती है, 4 विभाग होते हैं और 11 पर ताली और 8 पर खाली होता है, इसलिए 14, 4, 8 होगा। इसका प्रयोग विलंबित लय में ख्याल गायन के साथ संगत में होता है। मिश्र जाति के इस ताल का छंद 3-4-3-4 करके है। यह एक अर्ध संपदी ताल है। इस ताल का प्रयोग स्वतंत्र वादन में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टी ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना क्या है? वह लयकारी पहचानी जिसमें उक्त लय लिखी गई है, बताइए। आड़ है लय या
तुगुन लय है या तिगुन लय है, चौगुन लय है? इसका सही आंसर बी होगा, दुगुन है। ये दो दो करके चल रहा है, दुगुन है, दो दो करके चल रहा है ना, दुगुन है। यह लयकारी दुगुन लयकारी है। एक मात्रा में दो मात्रा या दो स्वर बोलना दुगुन कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 को केवल दो मात्रा, मतलब कि एक दो, मतलब कि ये एक मात्रा है, इसमें दो हमने कर दिया तो ये दुगुन कहलाएगा। में लिखा दुगुन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ताल गज झंपा में ताल किस मात्रा पर है? 1 5 12, 1 5 13, 1 5 9 या 1 9 13? और इस बार बीपीएससी का ना जो एग्जाम है वो इजी लेवल का आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो चेयरमैन है उन्होंने कह दिया है कि इस बार जो एग्जाम है ना वो थोड़ा आसान आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी 5% का छूट दिया है, क्योंकि टफ आ गया था एग्जाम जो बीपीएससी का आया था, इसलिए इस बार ये कम कर रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है ए। गजझंपा ताल में 15 मात्राएं, 4 विभाग, 1 5 12 पर ताली और 9 पर खाली पड़ती है। यह मृदंग की एक अप्रचलित ताल है। यह ध्रुपद अंग की गायन शैली के साथ संगत करने के लिए उपयुक्त ताल है। इसमें परन, पराग, रेला आदि बजाया जाता है। छंद इसका 4 4 3 4 करके है। यह एक विषम पद ताल है। इसका ठेका देखिए क्या है, धा धिन न कतक, धा धिन न कतक, तिन न कतक, तिट कट गदि गन, इस इसके बोल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ये डैश जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये डैश आप नहीं पढ़ते हो इसलिए क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाता है ना। तो इसको क्या पढ़ोगे, डैश पढ़ोगे। इसको भी पढ़ना है, डैश पढ़ोगे, या कोई दूसरा नाम आप लेके पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे नहीं पढ़ना है वो बता रहा हूं। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है, इसको भी पढ़ना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, इसका मतलब चेंज हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में हो जाता है। तो सही आंसर सी होगा, मात्रा संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में ताल में सम मात्रा संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। सम का चिन्ह एक खाली का प्लस और ताली के स्थान पर मात्रा की संख्या लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम डैश द्वारा दर्शाया जाता है, प्लस या इंटू या जीरो या ऐसे करके। देख ही रहे हैं ये ऐस उल्टा। सही आंसर इसका बी होगा। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। सम के लिए एक्स, खाली के लिए जीरो, प्रयोग ताली पर ताल की संख्या लिखी जाती है ना। ताली पर ताल की संख्या लिखी जाती है तथा विभाग दिखलाने के लिए खड़ी लाइन लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या क्या है? 7 12 22 से 0। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या पूछिए। ये देखो ये चेंज होगा ना, कुल पूछा है तो बी आंसर सही होगा इसका 12। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या 12 मानी गई है। 7 शुद्ध 5 विकृत स्वर मिलाकर स्वरों की कुल संख्या 12 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन चारों में से कौन सा ध्रुपद का एक भाग नहीं है? स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। भोग, आभोग नहीं है। कौन सा ध्रुपद का एक अंग नहीं है? तो डी आभोग होता है। तो इसलिए ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। यह सब ध्रुपद के भाग है, लेकिन भोग ध्रुपद का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं डैश कहलाती है? अलाप तान, बोल तान,
हल्का तान या शुद्ध तान? सही आंसर बी होगा, बोल तान। गीत भी गाया जाता है ना इसके साथ, तो वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं वो बोल तान कहलाती है। जब गीत के बोलों को कहते हुए राग का विस्तार करते हैं उसे बोल तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध सप्तक का सातवां स्वर क्या है? सा, शुद्धनी, कोमलनी या तीव्र म? सही आंसर इसका बी होगा, शुद्धनी। ठीक है, शुद्ध सप्तक का सातवां स्वर कैसे होगा? आप आठवां, आपने कुछ लोगों ने ए सोच लिया होगा, सा, ये आठवां स्वर है। देखिए, सा, रे, द, म, प, ध, नि। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां हो रहा है ना? सातवां स्वर कौन सा हो रहा है? नी हो रहा है ना? तो सातवां स्वर शुद्ध नी होगा। शुद्ध सप्तक का सातवां स्वर शुद्ध नी है। शुद्ध स्वर सारे गामा पधा नी, इसकी संख्या 7 मानी गई है। और जो आठवां स्वर होता है, अगर हम बोलते हैं सारे गामा पधा नी 7, ये अष्टक कहलाता है। ग रे ग प ध नी सा राग पहचानिए, कल्याण, भोपाली, बिलावल या कोई नहीं। सी आंसर होगा, बिलावल है ये। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। ग ग प ध नी सा बिलावल राग है। यह राग बिलावल ठाट से उत्पन्न है। इसके आरोह में मध्यम जो है वो वर्ज है। इसके आरोह में मध्यम वर्जित है और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति साड़व संपूर्ण है। ठीक है, इसकी जाति क्या है बिलावल की? साड़व संपूर्ण है। वादी स्वर धैवत संवादी गंधार ध ग है। ठीक है, वादी धैवत असंवादी ग। इसका गायन समय दिन का होता है, दिन का प्रथम प्रहर होता है। आरोह में शुद्ध और अवरोह में दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोमल ग म ध नि तिश ऋषभ चढ़त गनी ना सुहाई ध ग वादी संवादी ते बैस कहाई राग चंद्रिका सार राग पहचानिए, भैरव, भैरवी, पूर्वी, आसावरी। सही आंसर इसका डी होगा, आसावरी। यह राग आसावरी है। यह राग अपने ही नाम वाले ठाट से उत्पन्न माना गया है। इसमें ग ध नि स्वर कोमल लगते हैं। वादी स्वर क्या है? ध है। संवादी स्वर क्या है? ग है। आरोह में गंधार और निषाद वर्ज है तथा आरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति औरव संपूर्ण है। अवरोह में सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए औरव संपूर्ण ये कहलाता है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राग यमन के वादी और संवादी स्वर हैं ग और नी क्रमांक या सा और ग या रे और प या प और ग। तो इसका सही आंसर होगा ए, ग नहीं होगा। राग यमन कल्याण ठाट से उत्पन्न राग है। इस राग में सारे स्वर शुद्ध और तीव्र मध्यम लगता है। वादी स्वर संवादी निषाद है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राग मालकोश में वर्ज्य स्वर क्या है? ग प ग ध रे ध या रे प। सही आंसर इसका डी है, रे प। मालकोश को भैरवी ठाट से उत्पन्न माना गया है। इसमें ऋषभ और पंचम वर्ज है। अंत इसकी जाति औड़व औड़व है। वादी मध्यम संवादी सडग रात्रि के तृतीय प्रहर में इसे गाते हैं। इसमें गंधार दैवत और निषाद तीनों स्वर कोमल लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नी सा रे ग ग म ग रे ग रे सा
राग पहचानिए, तोड़ी, पूर्वी, भैरव या कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, पूर्वी। यह राग पूर्वी राग का है। इस राग को पूर्वी ठाट जन्य माना गया है। इसमें रे, ध, कोमल, गैनी, शुद्ध तथा दोनों मध्यम प्रयोग किया जाता है। इसकी जाति संपूर्ण है और इसका वादी स्वर ग है और संवादी स्वर नी है। इसको सायकाल में गाया बजाया जाता। क्वेश्चन नंबर 24 है, ती के रीधा कोमल कमनी अवरोही रीधाहीन साम संवादी वादी पे डैश चिन्ह राग चंद्रिका सार। राग पहचान काफी, बिहार, भीम प्लासी, यमन। सही आंसर का सी होगा, भीम प्लासी। यह राग भीम प्लासी राग है। इस राग का जन्म काफी ठाट से माना गया है। इसमें गैनी, कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आरोह में रेधा स्वर वर्जित है और अवरोह में सातों स्वरों प्रयोग किए जाते हैं और इसकी जाति औरव संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम, संवादी स्वर षड्ज है। इसे दिन के तीसरे पहर में गाया बजाया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न, राग ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से है? किराना घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना? इसका सही आंसर सी है, बनारस घराने की है ये। ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराने से है। श्रीमती गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 में हुआ था वाराणसी में और उन्होंने पंडित सरजू प्रसाद मिश्र से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। सन 1972 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि दी गई। प्रयाग संगीत समिति उन्हें संगीत शिरोमणि की उपाधि दे रखी है। 1972 में, याद रखना, इनको पद्मश्री मिला है। जन्म याद रखना 8 मई 1929, बनारस घराने की है, ये तो याद रखना ही है। और ठुमरी गायिका है। क्या है ये? ठुमरी गायिका है। गिरजा देवी ठुमरी गायिका है और बनारस घराने की है और पद्मश्री 1972 में मिला है, ये याद रखना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप बस इतना ही करिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, आप सर्च भी कर सकते हो, सबसे ऊपर आ जाएगा, जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आपको पता है कि मैं बीपीएससी के लिए तैयारी करवा रहा हूं और ये सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और ये सारे प्रश्न जो है ना, वो हर एग्जाम टीजीटी हो चाहे पीजीटी या हो आपका DSSS का या हो EMRS एकलव्य स्कूल के लिए या हो यूपीटीजीटी के लिए या हो बीपीएससी के लिए, ये सभी केवी के लिए, एनवीएस के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। और आपको लग भी रहा होगा। तो ये सारे प्रश्न अच्छे से करिए अपने माइंड में और सभी को 1 से 2 बार देखिए।
ठीक है, तो जो आपका पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है। राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है? राग का आरंभ, राग का आत्मिक प्रदर्शन या राग की पुनः स्थापना या राग का आध्यात्मिक प्रदर्शन। और सभी पार्ट टू पार्ट देखें, फिर से मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने ही बोला पार्ट टू पार्ट करवाइए सर, उसके बाद आप ही पार्ट टू पार्ट नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम मुझे भी होगी ना। इसलिए पार्ट टू पार्ट अगर बोला है आपने पार्ट टू पार्ट से बनाइए कि हमें पता नहीं चलता कौन सा पार्ट चल रहा है। तो अब नीचे आप देख सकते हैं जो आप थंबनेल होता है उसके नीचे लिखा होता है ये 20वां पार्ट है, 21वां पार्ट है, 15वां पार्ट है। पार्ट टू पार्ट देखिए। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। राग की पुनः स्थापना, राग का आविर्भाव से अभिप्राय है कि राग की पुनः स्थापना करना, किसी राग का विस्तार करते समय उसके बीच में अन्य समप्रकृति रागों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाकर थोड़ी देर के लिए मुख्य राग को छिपाने का उस उपक्रम जब किया जाता है तो उसे तिरोभाव कहते हैं। और फिर उस मुख्य राग के स्वरों में कुशलता पूर्वक दिखाकर राग रूप स्पष्ट करने को आविर्भाव कहते हैं। समझ में आया आपको? आविर्भाव मिस आना, तिरोभाव मिस जाना, है ना। तिरोभाव में मतलब क्या होता है, जब राग का आविर्भाव से होता है कि जब हम किसी राग को पुनः स्थापना करना, मतलब कि आना, किसी राग में जाना। जब हम कोई राग गा रहे हैं और उस राग को गाते गाते किसी दूसरे राग में हम गए, दूसरे रागों को के कण को हमने दिखाया या दूसरे राग के स्वरावली को हम दिखा के या थोड़ा सा दिखा के उस राग को दिखा, जब तो हम दिखा रहे हैं तब वो तिरोभाव कहलाएगा। और जब हम आ रहे हैं तो आविर्भाव हो जाएगा, आना आविर्भाव। ठीक है, ऐसे याद रखो। क्वेश्चन नंबर 102, प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना किस राग पर आधारित है? पीलू, भैरवी, भैरव और देश। और अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना कि आप सभी की हेल्प हो पा रही है, आप सभी को अच्छा लग रहा है, मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पा रहा हूं। तो कमेंट के माध्यम से ये बताते रहिए मुझे, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिलता है, मुझे भी खुशी मिलती है, तब एक जिज्ञासा मिलता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ जिस दिशा में वो दिशा सही है। वरना मुझे भी लगेगा कि नहीं शायद मैं फालतू में कर रहा हूं। लेकिन आप सबका सपोर्ट, आप सबकी का जो प्यार है वो मुझे बहुत मिलता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा डी है, देश। देखिए प्रसिद्ध वंदे मातरम, वंदे मातरम कौन सा है ये बताइए, कौन सा गाना है? देशभक्ति गाना है। तो ये देश में है, राग देश में है। यह रचना राग देश पर आधारित है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में की थी। 28 दिसंबर के दिन कलकत्ता में साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, दिल दारा दा दारा बोल किस गत में प्रयोग होता है? रजा खानी, फिरोज खानी, मसीद खानी या द्रुत गत। इसका सही आंसर है सी, मसीद खानी। देखिए क्या है, मसीद खानी गत में दिर दारा 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 बोल का प्रयोग होता है। मसीद खानी में कैसे प्रयोग होता है? दो दिर के अंदर एक दा होता है, ज्यादातर ऐसे प्रयोग होता है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो के वंशज मसीद खान ने किया था। यह विलंबित 3 ताल में बजाई जाती है। जो अटपटे प्रश्न होते हैं ना, उसको याद रखने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, 2 मिनट। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? राग परिचय, प्रणव भारती, गीतांजलि या राग विबोध। तो प्रणव भारती इसका सही आंसर होगा। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने प्रणव
भारतीय और संगीतांजलि नामक ग्रंथ की रचना की। राग परिचय के लेखक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ गीतांजलि राग विभोद के लेखक पंडित सोमनाथ जी थे।